हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का लेक्चर नंबर 2। इसमें एक्सरसाइज 3.2 जो थी एनसीईआरटी की, हमने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 3.1 करी थी। तो अभी एक्सरसाइज 3.2 करनी रह गई है आगे लेक्चर को कंटिन्यू करने के लिए। 3.2 भी ग्राफिकली है। अभी हम सॉल्यूशन अब भी नहीं निकालेंगे, बस पॉइंट ग्राफिकली निकालेंगे सॉल्यूशन, लेकिन ऐसे एल्जेब्रिकली सॉल्यूशन अब भी नहीं है। वो तीसरी एक्सरसाइज से शुरू होगी जो सीरीज आएगी, मेथड ऑफ सॉल्विंग आता है ना, लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करें, एल्जेब्रिक मेथड, सब्स्टिट्यूशन आता है उसमें, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अभी वो चीज़ नहीं आई है, अभी एक्सरसाइज 3.2 ही रखेंगे इसमें। तो पिछले लेक्चर में एक चीज़ ये पढ़ी थी हमने, और पकड़ो, तो अगर हम बात करें प्रीवियस लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा हो अगर, तो पिछले लेक्चर में एक चीज़ ये पढ़ी थी। पहली चीज़ तो ये कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, है ना। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। अब स्ट्रेट लाइन होने की सिर्फ तीन ही कंडीशन है। एक कंडीशन तो ये है कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट। दूसरी कंडीशन ये है कि इंटरसेक्ट ना करे, पैरेलल हो जाए, ठीक है, ये पहली कंडीशन है। ये दूसरी कंडीशन ये है, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, पेयर का मतलब होता है दो लाइंस, ठीक है। तो पेयर लीनियर इक्वेशन के पेयर में तीन ही कंडीशन बन सकती हैं, या फिर कोइंसिडेंट हो जाए वो हमारी लाइन। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक लाइन पड़ी हुई हो, हर तरफ इंटरसेक्ट कर रही है, हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ये, ठीक है। तो ये तीन ही कंडीशन हो सकती हैं बस। ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी बनी है, इसे दोबारा बना देता हूँ। तो तीसरी कंडीशन ये है कि कोइंसिडेंट हो जाए। इन तीन कंडीशन के अलावा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कोई चौथी कंडीशन नहीं आ सकती। हाँ, तो इनके अलावा कोई चौथी कंडीशन इनके अलावा नहीं हो सकती इसमें। पहली ये कि इंटरसेक्ट करे, दूसरी ये कि पैरेलल हो, तीसरी ये कि कोइंसिडेंट हो, ठीक है। अब इसमें देखेंगे हम ये तीन ही कंडीशन हम देखेंगे कि या तो एक तरीका इसका ये है कि दो लाइन हम बना के देखें, ग्राफ बनाएं उनका, ठीक है। जैसे कोई भी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखे हों, तो या तो हम उनका ग्राफ प्लॉट करें, तब हमें जाके पता चलेगा कि या तो वो इंटरसेक्टिंग ही है, इंटरसेक्टिंग, ठीक है, या फिर पता चलेगा कि वो पैरेलल है, या फिर पता चलेगा कि वो कोइंसिडेंट लाइन्स है, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है कि ग्राफिकली हम पता करें। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम खाली उनके कोफिशिएंट्स को देख के ये पता लगाएं कि वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, या फिर कोइंसिडेंट है। इसे ही हमें पढ़ना है अभी। तो इसका तरीका ये होता है कि सबसे पहले तो जनरल फॉर्म पता करो। जनरल फॉर्म क्या होती है? जनरल फॉर्म, तो जनरल फॉर्म होती है हमारी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस, इसे साइड में लिखता हूँ मैं, ठीक है, जनरल फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। जनरल फॉर्म होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये हमारी दूसरी इक्वेशन। तो ये जनरल फॉर्म होती है। अब a1 b1 c1 कुछ भी हो सकता है, वो वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल इसमें दो ही हैं, x और y। तो हम देख कर ये पता लगाएंगे कि इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, या कोइंसिडेंट है। तो सबसे पहली इंटरसेक्टिंग की अगर बात करें तो हम दो इक्वेशन ये दे रखी हैं, इसमें ये देख लो कि a1/a2 का रेशियो निकालो और b1/b2 का रेशियो निकालो, ठीक है। अगर वो दोनों बराबर नहीं है तो कंडीशन किसकी होगी? इंटरसेक्टिंग की, ठीक है। फिर पैरेलल में होता है कि a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के,
लेकिन नॉट इक्वल्स टू होता है C1/C2 के। रेशियो निकालने होते हैं, A1A2 का रेशियो, B1B2 का रेशियो, C1C2 का रेशियो। ये दोनों बराबर आते हैं लेकिन C1C2 के बराबर नहीं है। ठीक है, जैसे ये आया 1/2, ये भी 1/2, लेकिन ये 2/3 आया। तो जो हमारी इक्वेशन होगी, अभी इसका एग्जाम्पल ले लूँगा, वो कैसी होगी, पैरेलल। फिर तीसरी कंडीशन होती है कोइंसिडेंट की। ठीक है, कोइंसिडेंट में होता है A1/A2 का रेशियो बराबर होता है B1/B2 के रेशियो के बराबर C1/C2। तो ये 3 हमारी कंडीशन है अलजेब्रिकली बिना ग्राफ बनाए पता करने की। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जाम्पल जो NCERT में ही दे रखा है वो ले रहा हूँ मैं। x - 2y बराबर 0 और 3x + 4y - 20 बराबर 0 ये हमारी पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। इसमें देखो ये 1 है, x के आगे कुछ नहीं होता तो 1 है। A1 की वैल्यू क्या है 1, A2 की वैल्यू क्या है -2 है क्योंकि A1x + B1y होता है। ये इक्वेशन है 1x प्लस फिर ब्रैकेट में -2y प्लस C1 0 है इसका। ठीक है, तो ये जनरल इक्वेशन से बस कंपेयर करना है। तो A2 y के वो B1 B1 होगा, A1 इसमें 1 है, B1 में इसमें -2। ठीक है, तो y के आगे वाला वेरिएबल B1 है प्लस में, तो ये ब्रैकेट में -2 B1 की वैल्यू हो गई। C1 की वैल्यू इधर 0 है। ऐसे ही A2 की वैल्यू क्या है 3, B2 की वैल्यू क्या है 4, C2 की वैल्यू क्या है इसमें -20। प्लस में होता है ना जनरल इक्वेशन में, तो इधर -20 ब्रैकेट में प्लस -20 ब्रैकेट में, तो ये C2 की वैल्यू -20 हो गई। अब देख लो A1/A2 करके देखो, तो A1/A2 तो हो गया 1/3। ठीक है, ऐसे ही B1/B2 कितना हो गया -2/4, या फिर इसे ऐसे लिख सकते हैं -1/2, 2 × 2 2 to the 4, तो -1/2। तो 1/3 -1/2 के बराबर है, नहीं है बराबर। तो A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है, तो ये दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, चाहे तो कोई ग्राफ भी बना के देख सकता है, ये दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन इंटरसेक्ट होंगी। ऐसे ही इसका एग्जांपल जो NCERT ने लिया है वो है 2x पैरेलल का है ना, ये x + 2y - 4 बराबर 0, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है 2x + 4y - 12, 2x + 4y - 12 बराबर 0, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। बहुत आसान है, A1 की वैल्यू 1 है, B1 की वैल्यू 2 है, C1 की वैल्यू -4 है। A1x + B1y + C1 बराबर 0। ठीक है, A2 की वैल्यू 2 है, B2 की वैल्यू 4 है, C2 की वैल्यू -12 है। A2x + B2y + C2 बराबर 0, दूसरी इक्वेशन में 2 2 वाले A2 B2 C2। बहरहाल इसका रेशियो निकाला, A1/A2 का 1/2 आया, B1/B2 का 2/4 आया, C1/C2 का आया, अभी इक्वल टू लगाया -4/12। बहरहाल 2 × 2 2 to the 4, ये तो 1/2 ही है। ठीक है, इसकी बात करें तो माइनस से माइनस 4 × 4 4 × 3 = 12, ये कितना है 1/3। तो 1/2 1/2 के तो बराबर है, लेकिन 1/3 के इक्वल टू नहीं है। तो A1/A2 B1/B2 के बराबर है, लेकिन नॉट इक्वल टू किसके, C1/C2 के। तो ये दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही कोइंसिडेंट का एग्जाम्पल लिया है इन्होंने, 2x + 3y - 9 बराबर 0, 4x + 6y - 18 बराबर 0। ठीक है, तो इसमें देख लो A1/A2 है 2/4 यानी 1/2। ठीक है, B1/B2 कितना है 3/6 यानी 1/2। C1/C2 -9/18, माइनस से माइनस जाएगा, 9 × 9 9 × 18, तीनों रेशियो बराबर है। ठीक है, तो तीनों रेशियो A1/A2 B1/B2 C1/C2 बराबर हैं, तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है क्या होंगी, कोइंसिडेंट। तो ये तीन ही कंडीशन हो सकती हैं, बस इन तीन के अलावा कोई कंडीशन नहीं हो सकती। ये और A1/A2 B1/B2 के नॉट इक्वल टू इट, इंटरसेक्टिंग, दो बराबर हैं रेशियो, आखिरी वाले के बराबर नहीं है तो पैरेलल, और तीनों एक रेशियो बराबर हैं तो कोइंसिडेंट। ठीक है, बस ये तीन ही कंडीशन है। एग्जाम्पल के साथ ऐसे ही सॉल्व करके बताना है। ग्राफिकली भी बता सकते हैं, लेकिन वो बहुत लंबा पड़ जाएगा, डिब्बे वगैरह बनाओ। इससे बढ़िया रेशियो निकालो,
कोफिशिएंट वगैरह देख लो वेरिएबल्स के, रेशियो निकाल के कंडीशन लगा दो, ये कंडीशन कौन सी लग रही है इसमें। एक कोइंसिडेंट का तो ऐसे भी देख सकते हैं कि जो एक इक्वेशन होती है दूसरी वाली उसकी डबल होती है। जैसे जो भी इसमें कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट इसमें 2 है तो इसमें 4 होगा, इसमें 3 है तो इसमें 6, 9 है तो 18 होगा। डबल होते हैं बस इसमें, तो डबल अगर दिख रही है अगली इक्वेशन तो कोइंसिडेंट है। ऐसे इसमें देख लो कि एक्स और वाई के कोफिशिएंट डबल होंगे लेकिन कांस्टेंट डबल नहीं होगा। ठीक है, ये देखो डबल है। तो या फिर रेशियो निकाल लो तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसे डबल वाला सिस्टम इतना अच्छा कंसेप्ट है नहीं, कभी कभी फेल हो जाए कोई पता नहीं है। रेशियो निकालना ज़्यादा बेहतर रहता है। तो ऊपर है आगे क्या दे रखा है। अब हाँ, हमें ये चीज़ एक बार रिकॉल कर ले रहे हैं दोबारा। पहली कंडीशन किसकी, इंटरसेक्टिंग की ले रहे हैं। इंटरसेक्टिंग कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2। ठीक है। पैरेलल की कंडीशन होती है A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तीसरी कोइंसिडेंट की कंडीशन होती है A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। ठीक है। अब दो टर्म पढ़ने हैं हमें, एक होता है कंसिस्टेंट, ठीक है, और एक होता है इनकंसिस्टेंट। क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है कि ये कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे देगा, उसके बाद पूछेगा कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि सॉल्यूशंस किसके कितने निकलेंगे। तो हमें, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जो दो पेयर ऑफ इक्वेशन है जिस पॉइंट पे कट करती हैं वो उसका सॉल्यूशन होता है। जैसे इंटरसेक्टिंग में ये इसका क्या है, सॉल्यूशन, जितने पॉइंट पे कट करेंगी। ठीक है, जैसे कोइंसिडेंट में बार बार कट कर रही है, हर पॉइंट इसका सॉल्यूशन है जितने पे भी कट कर रही है। ठीक है, पैरेलल में बिल्कुल कट नहीं कर रही एक दूसरे को। तो लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, जैसे मान लो इसके कोऑर्डिनेट x, y हैं, अभी के लिए मान लो चलो, या फिर लिख ही दे रहा हूँ कि कॉमा मान लो 1, 2 हैं, तो इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। x की वैल्यू इसमें 1 हो जाएगी, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो जिस ये पॉइंट जो इंटरसेक्टिंग वाला होता है इसके कोऑर्डिनेट सॉल्यूशन होंगे। यहाँ पे इन्फानाइट कोऑर्डिनेट है जिस पे कट हो रही है लाइन दोनों, तो इसके इन्फानाइट सॉल्यूशन। इसी वजह से कहा जाता है कि इंटरसेक्टिंग के 1 यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, 1 लिख लो या यूनिक लिख लो, एक ही बात है। इंटरसेक्टिंग लाइंस का हमेशा यूनिक सॉल्यूशन होता है। ऐसे केस में सिर्फ x की भी एक ही वैल्यू आएगी और y की भी जो है एक ही वैल्यू आएगी, दो वैल्यू निकल के नहीं आएंगी। पैरेलल में लिखते हैं, पैरेलल में कहीं पे कट नहीं कर रही तो इसका होता है नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें कोई सॉल्यूशन निकल के नहीं आता, इसका यूनिक सॉल्यूशन। और कोइंसिडेंट में हर जगह कट कर रही है, हर जगह इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब हर पॉइंट इसका एक सॉल्यूशन है, तो इसके होते हैं इन्फानाइट सॉल्यूशन। ठीक है, ये इन्फानाइट सॉल्यूशन हो गए। अब कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इन्हीं चीज़ों पे डिफाइन होता है। कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, कौन सी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है, कौन सी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। तो वो पेयर ऑफ लीनियर इनकंसिस्टेंट कहलाती है जिसके नो सॉल्यूशन होता है, एक भी सॉल्यूशन ना हो। ठीक है, और वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट कहलाती है जिसके एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। एटलीस्ट वन सॉल्यूशन का मतलब कम से कम एक सॉल्यूशन तो हो, एक्स का भी एक सॉल्यूशन, वाई का एक सॉल्यूशन, बाकी कुछ भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, इन्फानाइट भी। ठीक है, इसे कम से कम एक सॉल्यूशन चाहिए कंसिस्टेंट होने के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को। अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन है, तो इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो अगर कोइंसिडेंट लाइन से कोई, तो वो क्या है, कंसिस्टेंट है ना।
पैरेलल लाइन है, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन में क्या कहेंगे हम, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। और यूनिक सॉल्यूशन में क्या कहेंगे, यूनिक सॉल्यूशन में भी कंसिस्टेंट ही कहेंगे। ठीक है, इनकंसिस्टेंट दोबारा बता रहा हूँ, वैसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाती है इनकंसिस्टेंट। जिनका एटलीस्ट एक सॉल्यूशन हो या फिर कितने भी हो सकते हैं ज़्यादा, जैसे इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन में भी इसे इनकंसिस्टेंट क्या है, क्योंकि कम से कम सॉल्यूशन तो है। तो सॉल्यूशन होने पे कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन ना होने पे इनकंसिस्टेंट, बस इतना सिंपल है। जैसे पैरेलल में एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो ये इनकंसिस्टेंट कहलाएगी। ऐसे इसी पे ही एग्जाम्पल 4 हमारा दे रखा है, एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 दे रखा है कि ग्राफिकली चेक करो, एग्जाम्पल 4। ठीक है, x प्लस 3y बराबर 6, यह हमें पहली इक्वेशन दे दी, और 2x माइनस 3y बराबर 12, 2x माइनस 3y बराबर 12, ये हमें दूसरी इक्वेशन दे दी। तो सबसे पहले तो इसे जनरल फॉर्म में लेके आओ, 1x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0, 6 उठा के इधर लिया है तो माइनस का हो गया, ये पहली इक्वेशन है हमारी। 2x माइनस 3y माइनस 12 बराबर 0, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, अब इसे वही a1x प्लस b1y प्लस c1 से कंपेयर करें। अगर मैं ग्राफिकली लिखा है उसमें ग्राफिकली चेक करने को, लेकिन मैं पहले एल्जेब्रिकली चेक करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने एल्जेब्रिकली फ़िलहाल बताया है। तो a1 हमारा 1 है, b1 हमारा 3 है, c1 हमारा -6 है, a2 हमारा 2 है, b2 हमारा -3 है, c2 हमारा -12 है। तो a1 अपॉन a2 निकालें 1/2, b1 अपॉन b2 3 अपॉन -3, यानी 3 1 3 -1 अपॉन 1 अपॉन -1, या फिर ऐसे -1 अपॉन -2 भेज दो। ये है हमारा b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 क्या है, 1/2। क्या बराबर है, नहीं। तो a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ये पहले ही आ गया निकल के। तो ये किसकी कंडीशन होती है, ये होती है कंडीशन इंटरसेक्टिंग की। तो हमें पहले से ही पता चल गया बिना ग्राफ बनाए कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग। अब इंटरसेक्टिंग में मालूम है हमें कि ये कुछ कैसे भी इंटरसेक्ट कर रही होंगी, एक ही पॉइंट पे कर रही होंगी। इंटरसेक्टिंग में 1 सॉल्यूशन होता है ना, तो हमें ये भी पता चल गया इसका 1 सॉल्यूशन है, या फिर हम ये कहें कि यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक का मतलब 1 ही होता है। ठीक है, अब यूनिक सॉल्यूशन है तो हम ये बता सकते हैं कि ये क्या है, कंसिस्टेंट है। तो एल्जेब्रिकली फॉरन पता चल गया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है या फिर कंसिस्टेंट है। बस एल्जेब्रिकली देख लिया हमने जो चार्ट है रेशियो निकाल के, ये तो पता चल ही गया। ग्राफिकली भी किसी को पता करना है तो ग्राफिकली भी करते रहूँ मैं, एक बार पिछला पुराना वाला ग्राफ बनाना आ जाएगा जिन्होंने ग्राफ बनाना नहीं सीखा अभी तक। तो ये तो एल्जेब्रिकली करा है। ग्राफिकली अगर इसे करें तो ग्राफिकली देखो, पहले चेक कर लूँ इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट ही है ना, हाँ। ग्राफिकली देखो इक्वेशन 1 का अगर हम देखें, x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0, तो y का अगर निकालें 3y बराबर 6 उधर गया तो +6 हो गया, x उधर गया तो -x, 3 मल्टीप्लाई में तो 3 चला गया डिवाइड में, तो ये तो बन गई हमारा y। अब ग्राफ हम बनाएंगे इधर, पहले से ही मैं लाइन खींच दे रहा हूँ। ठीक है, पहले से ही लाइन खींच दे रहा हूँ। अब यहाँ पे डिब्बा बना लो इसका, एक्स वाई, एक्स की वैल्यू क्या रखें, एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो 6/3, 3 2 6, ये 2 आएगा। एक्स की वैल्यू हम रखते हैं 3 रखते हैं, तो 6 - 3 3, 3/3 1। एक्स की वैल्यू रखते हैं 6, तो 6 - 6 0, तो ये वाई की वैल्यू 0/3 0 आ गई। तो ये तो इसके पॉइंट आ गए। इक्वेशन 2 देखते हैं, इक्वेशन 2 क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 12। 3y ऐसा करो उधर ले जाओ क्योंकि 3y पॉजिटिव रहेगा, सही रहेगा। 12 इधर लाए -12, 3y उधर, 3 मल्टीप्लाई में तो ये 3 उठ के इधर से उठ के आ गया इधर डिवाइड में, तो ये बन गया y का फॉर्मूला हमारा x के टर्म में, या y की इक्वेशन x के टर्म में। इसका डिब्बा बना दिया अब हमने, इसका डिब्बा ये रहा x y। अब इसे देखा हमने, इसमें क्या कर सकते हैं हम, 2x - 12, अरे चलो सही है, सही है, सही है।
2x माइनस 12/3। तो इसमें रखते हैं हम, सबसे पहले इसे रखते हैं 0 रखते हैं, तो ये -12 बचेगा, 3 4 12 -4। ठीक है, माइनस में भी जा रहा है ना ग्राफ, नहीं जा रहा, बहरहाल नहीं जा रहा, कोई बात नहीं। अब इसकी वैल्यू रखते हैं हम 6 2 12 12 माइनस 12 0, तो 0/3, 0 y की वैल्यू 0 आ गई। इसे रखते हैं हम 3 रखते हैं, चलो अगर हम इसे 3 रखते हैं तो 3 2 6, 6 माइनस 12, छोटे में बढ़ा जा रहा है, तो 6 माइनस 12 -6/3 -2। ठीक है, तो 3 रखने में -2 आ गई। अब इसका ग्राफ वगैरह हम प्लॉट कर लेते हैं। ग्राफ में पॉजिटिव में 6 तक है, माइनस में 4 तक। चलो ये हमारा ग्राफ, ये ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ पे कर दो वैसे 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6। इसकी इक्वेशन का रखो, x में 0 चले, y में 2 चले, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया 0,2। x में 3 चले, y में 1 चले, दूसरा पॉइंट यहाँ कहीं 3,1। x में 6 चले, y में 0 चले, तीसरा पॉइंट यहाँ कहीं आया हमारा। ठीक है, इसका हमने यहीं से जोड़ते हैं। ऐसा कुछ ग्राफ बना है इसका। ऐसा कुछ ग्राफ है इसका जो 6,0 पे जा रहा है। अब इसका ग्राफ प्लॉट करो। 0 से y में कितना चले, -4, तो ये हो गया 0, -4। x में 6 चले, y में 0 चले, मतलब यही पॉइंट 6,0। ये तो इसका इक्वेशन है, x + 3y - 6 की वो है ग्राफ। और x में 3 चले, y में -2 चले, तो यहाँ कहीं चले हम। अब इसे जोड़ देना है, ये 3 पॉइंट है, इन्हें जोड़ो। अगर अरे गलत जोड़ा, इसे पहले इससे जोड़ दो। सही। तो ये हो गई हमारी किसकी इक्वेशन, 2x - 3y - 12 = 0। ये हमारी इसका ग्राफ, और किताब में भी सेम ऐसे ही बना है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है हमारा, ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट है 6,0। तो इसके सॉल्यूशन भी निकल आए, x की वैल्यू 6 आई है, y की वैल्यू 0 आई है। किसी को एल्जेब्रिकली सॉल्व करना आता हो तो वह एल्जेब्रिकली भी सॉल्व करके देख सकता है। बहरहाल एल्जेब्रिकली सॉल्व करके करना आना सिर्फ उतना वो नहीं है, क्योंकि पेपर में वो ये भी पूछ सकता है कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करो। ठीक है, तो ग्राफिकली सॉल्व ऐसे होगा कि इसका ग्राफ बना दो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अच्छा, पीछे आके रिवाइंड करके ये भी देख सकते हैं कि हमने जो पीछे एल्जेब्रिकली इस इक्वेशन के देखा था, तो ये देखा था कि लाइंस कैसी आ रही थी, इंटरसेक्टिंग, यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट। तो इससे पता चल गया ग्राफिकली से भी कि इंटरसेक्ट कर रही है, यानी यूनिक सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन भी क्या है, और यूनिक सॉल्यूशन आने से कंसिस्टेंट हो गई है। तो ये हमने ग्राफिकली भी एग्जाम्पल 4 कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 6 5। ये भी ग्राफिकली है, ये तो हो जाएगा, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल 6 देखें। चंपा went to a sale to purchase some pant and skirt. When her friend asked her how many of each she bought, she answered। चंपा एक सेल में गई, पहले से मिटा दे रहे हैं।
हाँ, चंपा एक सेल में गई जिसमें वहाँ पे उसने पैंट्स खरीदी, स्कर्ट्स खरीदी, ठीक है। तो उसकी दोस्त उससे पूछती है कि उसने शी हाउ मैनी ऑफ ईच शी हैड बॉट, तो उसने कितनी पैंट खरीदी, कितनी स्कर्ट खरीदी, उसकी दोस्त उससे पूछती है। तो वो जवाब देती है द नंबर ऑफ स्कर्ट इज़ टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट, कि जो स्कर्ट उसने खरीदी हैं वो 2 कम है, कितनी से, दुगनी पैंट जो उसने खरीदी है उससे 2 कम है। ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट इज़ 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट परचेज, जो और जो उसने स्कर्ट खरीदी है वो कितनी है, 4 लेस देन है, जितनी उसने 4 गुना पैंट खरीदी है उससे 4 कम है। तो उसका उल्टा सीधा बक रही है, कुछ भी पैंट वैंट बता नहीं रही है, स्कर्ट बता नहीं रही है ढंग से, तो हम खुद ही निकाल लेंगे। एग्ज़ाम्पल नंबर 6, जब बता नहीं रही ढंग से तो हम निकालेंगे, तो जो चीज़ वो नहीं बता रही उसे एक्स मान लो। लेट नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड बाई चंपा नहीं दिख रहा, बी एक्स, ठीक है। और लेट नंबर ऑफ स्कर्ट्स परचेज्ड बी वाई, ठीक है। तो ये पैंट उसने इतनी खरीदी एक्स और स्कर्ट कितनी खरीदी वाई। अब वो पहली इक्वेशन में तो ये कह रही है कि जो नंबर ऑफ स्कर्ट हैं वो 2 कम है ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट। तो नंबर ऑफ स्कर्ट यानी वाई जो है वो ट्वाइस कर दो पैंट के, यानी पैंट को 2x कर दो और उसमें से 2 कम है, यही तो है पैंट से, हाँ सही है। तो ये है हमारा, ये तो पहली इक्वेशन है उसकी। ऐसा करो इसे भी इधर ले आओ, तो ये 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0, ये हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी अकॉर्डिंग टू चंपा। और दूसरी इक्वेशन में वो ये कह रही है कि जो नंबर ऑफ ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट इज़, जो उसकी नंबर ऑफ स्कर्ट है वो 4 लेस देन है 4 टाइम्स जो 4 गुना कर दो पैंट का उसमें से भी 4 कम है, वो ये भी कह रही है। दोगुना कर दो पैंट का उसमें से 2 कम है, या फिर चौगुना कर दो पैंट का उसमें से 4 कम है। उसका कहने का मतलब ऐसा है। तो 4x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0, ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई, ठीक है। कोई बात नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन तो बन गई है। ग्राफिकली करूँ या कैसे करूँ, कैसे दे रखा है इसमें ग्राफिकली, ग्राफिकली की कुछ इन्होंने कहा नहीं है कि ग्राफिकली करना है, फिर भी चलो ये बहुत, इसकी अप्रोच बहुत सही है, कोई ऐसे मुश्किल की बात नहीं है। देखो ये पहले से ही वाई बना के दे रखा है, दोबारा वाई बनाने की ज़रूरत है नहीं, पहले से ही वाई बना के दे रखा है, बस तुम्हें डिब्बा बनाना है इसका। इधर 2-2 पॉइंट का बना दे रहा हूँ, चलो एक्स का वाई, एक्स की वैल्यू रख दो, एक्स की वैल्यू रख दो 2, तो 2 टू द 4, 4 माइनस 2 2, एक्स की वैल्यू रख दो अपनी 1 रख दो, 1 रखोगे तो 1 द 2, ये 0 हो जाएगा। ऐसे ही इसका डिब्बा बना दो, ठीक है। एक्स वाई, एक्स की वैल्यू रख दो 1 तो कितना हो जाएगा 0, एक्स की वैल्यू रख दो 2, 4 टू द 8, एक्स की वैल्यू 2 रखने में 4 टू द 8, 8 माइनस 4 4, तो 2, ये इसके पॉइंट आए, इन्हें प्लॉट कर दो। तो देखो जो कॉमन पॉइंट क्या आ रहा है दोनों का 1,0, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया 1.1,0, यही है सॉल्यूशन। हाँ, तो उसने एक पैंट खरीदी, तो हमने ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट, तो एक्स की वैल्यू 1 हो गई, वाई की वैल्यू 0 आ गई, ये उसके सॉल्यूशन आ गए। मैंने ग्राफ बनाया नहीं है क्योंकि ग्राफ बनाओगे तो किस पे इंटरसेक्ट करेगा, एक कॉमन पॉइंट पे 1,0 पे, तो वही है इनके सॉल्यूशन। ग्राफ तुम लोग खुद बना देना, जगह नहीं है उधर वैसे भी। बहरहाल मैंने ऐसे ही निकाल दिया, चेक कर लो, एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 0 है, ठीक है। 1,0 पे कट करेगा ये ग्राफ, एक्स की वैल्यू 1, वाई की 0, मतलब उसने पैंट कितनी खरीदी, एक पैंट खरीदी, और स्कर्ट उसने खरीदी नहीं, बेवकूफ़ बना रही थी, स्कर्ट उसने एक भी नहीं खरीदी है। जो चीज़ मतलब खरीदी भी नहीं है फिर भी उसे घुमा फिरा के कह रही है कि स्कर्ट जो है वो दुगनी से ये हैं, दुगनी से वो हैं, चौगनी से -4 हैं, जबकि खरीदी एक भी नहीं है। लड़कियां बनाती हैं बेवकूफ़ हैं। एक्सरसाइज 3.2 पे आ गए हम। एग्जाम्पल पूरे हो चुके हैं। गंदा हो रहा है।
3.2 में भी पहला इक्वेशन ग्राफिकली है, फाइंड करना है ग्राफिकली। मैं बस ऐसी इक्वेशन बना दूंगा, ग्राफिकली तुम लोग खुद करोगे, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में बस इक्वेशन बनाना नहीं आता है ना, इक्वेशन बनाने की वो है झंझट। इक्वेशन बना दूंगा, ग्राफ प्लॉट करना मैंने सिखा दिया है। तो ये पहला सवाल कह रहा है, पहला पार्ट इसका पहला पार्ट कह रहा है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। ठीक है, एक मैथ क्विज हुई है क्लास 10th की, क्लास 10th क्विज। ठीक है, उसमें कितने बच्चों ने पार्ट लिया है? 10 बच्चों ने। टोटल जो है कितने बच्चे हैं? 10 स्टूडेंट्स हैं। अब उसमें लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं। तो ये कह रहे हैं नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो है 4 ज़्यादा हैं बॉयज़ से। तो ये बताओ कि इसमें एक ही कंडीशन दे रखी है कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो है वो 4 मोर देन नंबर ऑफ़ बॉयज़ से। हमें नंबर ऑफ़ बॉयज़ भी नहीं पता, तो जो चीज़ एंड में ये दे रखा होता है ना कि फाइंड नंबर ऑफ़ डेट या फिर फाइंड ये फाइंड वो, तो जो चीज़ फाइंड करने को कह रहा है उसी को एक्स वाई मान लो। सबसे पहले लिख दो, जैसे इसमें लिख रहा है फाइंड द नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो लिख दो लेट द नंबर ऑफ़ बॉयज़ बी एक्स और लेट द नंबर ऑफ़ गर्ल्स बी वाई। ठीक है, जो चीज़ फाइंड करने को बोला उसी को एक्स वाई मान लिया। अब पहली इक्वेशन तो ऐसी बन गई कि लड़के और लड़कियों को दोनों को मिला दो तो 10 स्टूडेंट बैठेंगे, टोटल 10 है ना। तो पहली इक्वेशन तो ये बन गई हमारी। दूसरी इक्वेशन क्या बनी कि जो लड़कियां हैं वो नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ़ बॉयज़, जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं वो 4 ज़्यादा हैं। तो ये लड़कियां वाई हैं, ये पहले से ही 4 ज़्यादा हैं, तो किस में 4 जोड़ोगे? बॉयज़ में 4 जोड़ोगे तभी तो बराबर आएंगे दोनों। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं y माइनस एक्स बराबर 4, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन बना दी हैं, इसे ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं। अब इतना टाइम नहीं है, लेक्चर बहुत लंबा चले जाएगा, इस वजह से मैंने बस समझा दिया है कि कैसे इक्वेशन बनेगी। दूसरा पार्ट इसका 5 पेंसिल 7 पेन टुगेदर। तो सबसे पहले कुछ कहानी नहीं पूछ रहे हैं हम, ये पूछ रहे हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम में पहला ये प्रो टिप है ये कि वर्ड प्रॉब्लम जब भी आए तो एंड पढ़ना है, बस कुछ नहीं पढ़ना, जो भी बीच में लिखा हुआ है। जितनी जैसे एग्जांपल से इतनी बड़ी कथा थी, इसमें वो एंड में क्या पूछ रहा था, हाउ मेनी पेंट्स एंड स्कर्ट चंपा बॉट। तो पेंट को एक्स मान लिया, स्कर्ट को वाई मान लिया। ठीक है, ऐसे ही इसमें एग्जाम्पल और क्वेश्चन फर्स्ट में पूछ रहा था कि कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां, तो लड़कों को एक्स मान लिया, लड़कियों को वाई मान लिया। तो ऐसे ही इस वाले में भी एंड में जाओ, डायरेक्ट एंड में जाओ कि फाइंड कर, जैसे ही फाइंड वाला आता है ना, फाइंड ये फाइंड वहीं चले जाओ। इसमें कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल पूछ रहा है 1 पेन, तो लिख दो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। पेन है पेंसिल है पहले, पेंसिल पहले है तो पेंसिल को पहले लिखेंगे, पेंसिल बी एक्स एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी वाई। ठीक है, जो पूछ रहा है वही। अब पढ़ेंगे इनकी कहानी, क्योंकि जो पूछ रहा है उसी को एक्स वाई मानोगे ना, तभी तो जो पूछ रहा है वही तभी तो निकाल पाओगे। एक्स वाई की तो निकालनी है वैल्यू पूरे चैप्टर में। अब पढ़ेंगे इसी कहानी की। 5 पेंसिल 7 पेन हमने खरीदे, एक पेंसिल एक्स की है तो 5 पेंसिल 5x की, 7 पेन खरीदे तो 7 पेन 7y के, टोटल कितने के आए 50 रुपये के। ठीक है, अगला है 7 पेंसिल और 5 पेन खरीदे, 7 पेंसिल 7x की हो गई, 5 पेंसिल 5y की हो गई। ये कितने रुपए की आई? ये आई हमारी 46 रुपये की। ठीक है, ये पहली इक्वेशन बन गई, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। सॉल्व करना मैं इसका एल्जेब्रिकली अगले लेक्चर में ही सिखाऊंगा, ये ग्राफिकली कह रहे हैं। ठीक है, चाहो तो पॉइंट निकाल, मैं नहीं निकाल रहा, तुम खुद ही करो, ये ग्राफिकली वाला खुद करो। हाँ, ये बता सकता हूँ कि ये कंसिस्टेंट है इनकन्सिस्टेंट है, ये हमारा इंटरसेक्टिंग बनेगी। देखो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, 5/7 7/5 के बराबर नहीं हो सकता, तो ये बनेगा इंटरसेक्टिंग। यानी इंटरसेक्टिंग में यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन मतलब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन निकल के आएगा और ये कंसिस्टेंट है, इतना बता दिया है मैंने। ये हमारे दोनों बन चुके हैं, एक लिख दे रहा हूँ ग्राफिकली। ठीक है, ग्राफिकली फर्दर सॉल्व हो सकता है। अब कंपेयर करना है हमें, अगला क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज। सेकंड क्वेश्चन पे आ गए हम। सेकंड कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2, ये सब
कंपेयर करके हमें बताना है कि पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, तो पहला पार्ट इसका क्या कह रहा है, पहले पार्ट में इक्वेशन गिवन है 5x - 4y + 8 = 0, ये हमारी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है 7x + 6y - 9 = 0, ये दूसरी इक्वेशन। ठीक है, कुछ नहीं करना, a1 5, b1 - 4, ये 9 नहीं है, ये a1 है, a1 5, b1 - 4, c1 हमारा 8, a2 7, b2 6, c2 -9। कंपेयर वो रेशियो निकाल दो, a1 और a2 5/7 इज नॉट इक्वल्स टू -4/6, कुछ भी कर दो, 2 × 4 2 × 6 तभी इक्वल नहीं होगा। तो ये कैसी हो गई, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, यानी ये हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसी है, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग का मतलब यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब कंसिस्टेंट। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब कंसिस्टेंट। तो पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट भी इधर ही कर दे रहे हैं। दूसरा पार्ट हमसे कह रहा है, दूसरा नहीं कर रहे, तीसरा कर दे रहे हैं डायरेक्ट। 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 + 10 + 9 = 0 = 0, ये पहली इक्वेशन है हमारी, ये दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, +9 + 10। अब देख लो, a1 की वैल्यू 6, b1 की वैल्यू -3, c1 की वैल्यू 10, a1x + b1y + c1, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू -1, c2 की वैल्यू 9। सही है, बन गया। अब निकाल लो a1/a2, 6/2 आ गया, यानी 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, 3/1 लिखूंगा मैं a1/a2 को, 3/1, ये माइनस माइनस कट आएगा, ये भी 3/1 आएगा, ये 10/9 नहीं कट रहा, यानी नॉट इक्वल्स टू 10/9। तो a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ये किसकी कंडीशन होती है हमारी, ये होती है हमारी पैरेलल की कंडीशन। ठीक है, तो ये पैरेलल है। पैरेलल में क्या होता है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, इनकंसिस्टेंट। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसी है, इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो इसमें ये करना था, पहला भी हो गया, तीसरा भी हो गया पार्ट। थर्ड वाले भी हो जाएंगे। अब थर्ड वाले में भी कुछ नहीं रखा, थर्ड भी कर लेना। तो जैसे इसमें पैरेलल, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट, मैंने तो ये भी निकाल दिया, कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट। अगले वाले में भी सेम ऐसे इक्वेशन दे रखी हैं दो, और ये a1/a2 b1/b2 रेशियो वगैरह निकाल लोगे तो पैरेलल वगैरह भी पता चल जाएंगे। और पैरेलल होगा अगर तो सिर्फ एक ही केस में इनकंसिस्टेंट होता है पैरेलल के, बाकी दोनों में कंसिस्टेंट। पैरेलल होगा तो इनकंसिस्टेंट लिख देना, बस यही है। 4, 3 और 4 दोनों हो जाएंगे। 5 पे आते हैं डायरेक्ट, 5 वर्ड प्रॉब्लम है। फाइव लेक्चर लंबा जाएगा लग रहा है, काफ़ी देर हो गई। पांचवा क्वेश्चन हमसे कह रहा है हाफ द पेरीमीटर, ये सब नहीं पता करना हमें, कहानी नहीं पढ़नी हमें। फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन, आखिरी में कह रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन, मतलब लेंथ ब्रेथ पूछ रहा है। रेक्टेंगुलर गार्डन है ना, हाँ रेक्टेंगुलर, तो लेंथ ब्रेथ पूछ रहा है। तो लेट द लेंथ बी एक्स, या एक्स में किसी को एल मानना है तो एल मान लो। ठीक है, चलो इसे एक्स मानिए, एक्स ही मान लो। ब्रेथ बी वाई। ठीक है, तो सबसे पहले आखिरी में पहुंच के हमने कर लिया। अब पढ़ेंगे कहानी। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर देन इट्स विड्थ। क्या देखा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर देन इट्स विड्थ। तो विड्थ से जो है लेंथ 4 मीटर कम है, तो जो x है वो y-4 है। ठीक है, और सबसे लेंथ इज 4 मीटर लेस देन इट्स विड्थ, ये लिख दिया। ये पहली इक्वेशन बन गई, यानी x - y
प्लस 4 बराबर 0, ये तो पहली इक्वेशन बन गई। और पहली लाइन में दे रखा था हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज़ 36, तो यानी हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना होता है 2l प्लस बी, इसका हाफ कितना है यानी 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, l प्लस बी, ये कितना आ रहा है 36, यानी x प्लस वाई बराबर 36। ये समझ में आया? हाफ द पेरीमीटर यानी 2l प्लस बी हमारा पेरीमीटर होता है, इसका हाफ 1/2, 2 से 2 जाएगा, l प्लस बी, ये 36 दे रखा है। l क्या है x, b क्या y, तो x प्लस वाई हमें 36 दे रखा है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब ये दोनों आराम से सॉल्व हो ही जाएंगी, बहुत आराम से। चाहो तो इसका वो देख लो। पहली चीज़ क्या, पहली चीज़ ये कि ये इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग देख रहे हो, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/d2, a1/a2 1 आएगा, b1/b2 -1 आएगा, 1 इज नॉट इक्वल टू -1, तो ये इंटरसेक्टिंग होगी। इंटरसेक्टिंग मतलब यूनिक सॉल्यूशन, मतलब कैसी होंगी, कंसिस्टेंट। ग्राफिकली कोई चाहे तो इसे निकाल भी सकता है, y को लिख दो, y हो जाएगा पहले वाले केस में y हो जाएगा x प्लस 4, है ना, और इसमें y हो जाएगा 36 माइनस x। अब इसका डिब्बा बन जाएगा बहुत आराम से 2 पॉइंट का, इसका डिब्बा बन जाएगा बहुत आराम से। ठीक है, दोनों को डिब्बा बना के ग्राफ पे प्लॉट कर दो, बहुत आसान है। अब छठा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, छठा क्वेश्चन कह रहा है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8। हमें एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये हमें लीनियर इक्वेशन दे रखी है। अब ये कह रहा है कि इसकी अगली लीनियर इक्वेशन लिखो। ठीक है, अगली लीनियर इक्वेशन हमें मालूम नहीं तो हम उसे लिखेंगे a2x, क्योंकि अगली का जनरल फॉर्म ये होती है ना, b2y प्लस c2 बराबर 0, ये हमारी अगली लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, सेकंड, तो ये कह रहा है कि अगर लिखो, अगर वो पहला पार्ट इंटरसेक्टिंग बनाए, इंटरसेक्टिंग बनाने के लिए दूसरी इक्वेशन क्या होनी चाहिए, कैसी होगी, तो इसके लिए इंटरसेक्टिंग लिख लो, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। तो a1/a2 लिख दो, 2/a2 कुछ भी ले लो, यानी 4 ले लो, और ये 3/b2 ले लो। a2 की वैल्यू इसमें 4 ले ली मैंने, b2 की वैल्यू ले ली इसमें 8 ले ली, चलो बराबर नहीं होगी, कुछ भी ले सकते हैं, इसके इन्फानाइट हम a2 b2 की इन्फानाइट हम वो रख सकते हैं। तो इसी वजह से ये वाला सवाल आता नहीं है, क्योंकि इन्फानाइट पॉसिबिलिटी बन सकती हैं जिसमें जो हम लीनियर इक्वेशन बनाए वो इंटरसेक्टिंग हो, कुछ भी हो सकती है। ये a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 के लिए नीचे तो कुछ भी रख सकते हैं, या 10 रख दो या 9 रख दो, है ना, या 100 रख दो या 99 रख दो, इन्फानाइट बन सकती है पॉसिबिलिटी। बहरहाल मैंने ये लेके कर दिया। अगला पार्ट भी कर दे रहा हूँ, दूसरा पार्ट किससे कर रहा है, पैरेलल लाइन होनी चाहिए। ठीक है, पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो मैंने a1 लिख दिया, 4 2 2 2 2 4। ठीक है, 3 ये 1/2 आएगा, तो ये 1/2 ये भी आना चाहिए, तो मैंने b2 6 ले लिया। तो a2 ले लिया मैंने 4, b2 ले लिया मैंने 6, c1/c2 कुछ भी रख दो, c1 कितना है -8, तो c2 1/2 नहीं आना चाहिए बस, तो मैं -9 रख दे रहा हूँ, c2 की वैल्यू -9। इसमें भी थाउजेंड्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं जिससे पैरेलल हो जाए, तो ऐसे सवाल आते नहीं हैं, फिर भी मैंने करा दिया है। ठीक है, अब एग्ज़ाम वो क्वेश्चन 6 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 7 जो है ये होमवर्क होगा, क्योंकि लेक्चर बहुत बढ़ गया है, इसे मैं अगले लेक्चर में बता दूंगा, 7 वाला लास्ट। ठीक, यहीं तक रखते हैं।